अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। हर प्रोग्राम में हम किसी ना किसी की पुकार बनते हैं। हम अपने नाजरीन को जुर्म और जुर्म की सज़ा क्या होती है ये बताते हैं, लेकिन जब सज़ा मिलती है तो उस वक्त इंसान पर क्या बीतती है, आज कुछ ऐसा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आज जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम मोहम्मद अनवर है। 17 साल की उम्र में उन्हें कैद हुई, कत्ल की सज़ा। 28.5 साल उन्होंने जेल में गुजारे, जिसमें से 23.5 साल लगभग उन्होंने काल कोठड़ी में गुजार दिए। आज वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन एक ज़िंदगी का लंबा हिस्सा सज़ा की सूरत में उन्होंने किन तकलीफ़ों से गुजारा, वो मैं अपने उन सुनने वालों की नज़र करना चाहती हूँ जो जुर्म करते हुए सोचते नहीं, जो किसी का प्यारा उससे छीनते हुए सोचते नहीं कि बस अब हमारे साथ क्या होने वाली है। वो समझते हैं जाएंगे जेल में, कुछ अरसे बाद बाहर आ जाएंगे, बस कहानी ख़त्म। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी कहाँ ख़त्म होती है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अपने 17 साल की उम्र में सज़ा पाई एक कत्ल के मुकदमे में, जो कि कत्ल आपसे हुआ था। फायरिंग का वाक़या पेश आया, फिर आप गिरफ्तार हुए। 17 साल की उम्र से लेकर 28 साल का अरसा, लंबा अरसा आपने जेल में गुजारा, जिसमें लगभग 23 साल काल कोठड़ी में गुजारे, जिसका लफ्ज़ इतना भयानक है कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको सजाए मौत डिक्लेयर होगी, डेथ वारंट भी जारी हो गया। 28 साल के बाद आप अपने प्यारों से आखिर मिल पड़े। इस लंबे अरसे में उतार चढ़ाव आए, इब्तदा से लेकर आज तक। गवाया क्या, सीखा क्या? पुराने की बात है, मेरा बड़ा भाई था अब्दुल हक, उनके साथ लड़ने के लिए गांव के चंद लोग 7-8 थे तकरीबन, वो घर तक आ गए और घर के दरवाजे पर भाई को मारने लगे। तो मैं दरवाजे में खड़ा था, मैं खौफजदा हो गया कि अब क्या करूं, अगर आगे जाऊं तो मुझे भी मारेंगे। उसी भाई का पिस्टल अंदर कमरे में पड़ा था। मैंने भाग कर उसका पिस्टल उठाया और दरवाजा, अंधेरा था, रात 8 बजे की बात तकरीबन, दरवाजे में खड़े होकर मैंने फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग? जी। किसको कौन सी गोली लगी मुझे कोई पता नहीं। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। ठीक, उसके बाद आप गिरफ्तार हो गए? जी, गिरफ्तार हो, 2-3 दिन बाद थाने में गिरफ्तार हो गए। अच्छा, फिर आपको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जेल में आपको बच्चों की जेल में रखा गया? वो मेरे बड़े भाई थे ना साथ, 2, इस वजह से सुपरटेंडेंट जेल ने मुझे भाइयों के साथ ही रखा। कितना अर्सा आपके भाई आपके साथ? 3 माह रहे। उसके बाद क्या बच्चों की जेल भेज दिया गया आपको? नहीं, आपको बड़ों के साथ ही रखा गया। जेल की जिंदगी कैसी थी? बहुत मुश्किल थी। क्या मुश्किलात थी? वहाँ घर वालों की याद आती हर वक्त, आज़ादी की याद आती, और फिर वहाँ बड़ी परेशानियाँ होती हैं जी। जेल में कैद के दौरान आपने क्या क्या सीखा, किस किस को देखा? कई बड़े मुजरिम भी होंगे जी, जो तल्ख हकीकत आपने जेल के अंदर की देखी, वो बताइए। बड़े मुजरिम जो होते हैं जी, वो तो फिर बड़े ही होते हैं। जुर्म तो आपका भी कम ना था? जी, जुर्म तो कम नहीं था, और मुझे इसका आज तक अफसोस है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इतना शऊर ही नहीं था। जी, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। जी, तो जेल का हाल तो कैदी जानता है। जब बंदा हवालात में होता है ना, शुरू में जब जेल में जाता है, जब तक मुकदमा समाअत हो रहा होता है, तो उसमें तो कुछ आसानी होती है। अच्छा। कि सारा दिन बंदा चलता फिरता रहता है आज़ाद जेल के अंदर। लेकिन जब सज़ा हो जाती है तो फिर एक काल कोठड़ी में जब बंद हो गया तो बस 1 घंटे के लिए बाहर निकालते हैं। काल कोठड़ी क्या है? वो 6x8 का कमरा होता है शायद। उसमें तन्हा रहना पड़ता है? नहीं, जब तक हाई कोर्ट में अपील होती है 4-4, 5-5 कैदी होते हैं। 6x8 के कमरे में 4 से 5 लोग जी। कैसे बैठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे सोते हैं? तंगी तो बड़ी होती है, छोटा सा कमरा होता है, वहीं वॉशरूम होता है उसी कमरे में, 6x8 के अंदर जी। अच्छा। और वहीं खाना पीना होता है। अच्छा जी। और जब अपील हाई कोर्ट से खारिज हो जाए तो फिर अकेले को बंद कर देते हैं। आपने तन्हा काल कोठड़ी में कितना वक्त गुजारा? 13-14 साल गुजारे हैं अकेले में। तन्हा? जी। एक एक दिन, जी, एक एक लम्हा जी जो बीता
वो अपनी आप बीती में सुनाइए। बहुत तकलीफ़ होती थी जी, बहुत परेशानी होती थी, और इसी टेंशन की वजह से मुझे एक बार दिल का अटैक भी हुआ, और फिर दूसरी मरतबा ये फालज का अटैक हुआ, जिससे मेरी ये दाईं साइड जो है वो अब काम नहीं करती। जिस वक्त आपको सजाए मौत डिक्लेयर हुई जी, उस वक्त जिस इंसान को डिक्लेयर हो जाती है, जी। जो कि आपको हुई, इंसान पर क्या बीत रही है? बंदा सोचता है कि जो मुझसे जो गलती हुई है ये बहुत बड़ी गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर बंदा वहाँ कुछ कर नहीं सकता। फिर सोचता है कि शायद अल्लाह ने मेरी इसी तरह लिखी थी, अब मेरा वक्त आ गया है। जो डर इंसान के अंदर अपनी ज़िंदगी, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। जी, हमारे जी। नाजरीन भी सुनने वाले शायद इस बात से मेरे इत्तफाक करेंगे कि ज़िंदगी के बचाव के लिए, जी। अपनी ज़िंदगी को सेव करने के लिए इंसान ने दुनिया में हर तरह के हथकंडे अपना छोड़े। आज अगर हमने एटमी ताकत बनाया, खुद को बनाया, या दुनिया में किसी भी मुल्क ने अगर एटमी मंसूबा शुरू किया था, सबसे पहले ये बम बनाए थे, तो क्यों बनाए थे? कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, ताकि कोई अगर हमला करे तो हम उसे डैमेज कर सकें। आपने भी यकीनन अगर वेपन उठाया था तो अपनी ज़िंदगी, अपने भाई की ज़िंदगी को जी, बचाया। बिल्कुल। तो जब आप ज़िंदगी बचाने के लिए एक आखिरी नहज पे जाते हैं और फिर आपकी अपनी ज़िंदगी वहाँ से आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही होती है, वो रास्ता, वो एक एक पल, वो सीढ़ी जो एक एक आप मौत की तरफ उतर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद जैसे क़यामत नहीं आ जाती, ऐसे लगता था। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब आपके डेथ वारंट जारी हो गए। जब डेथ वारंट जारी होते हैं ना जी, कि तो आदमी को अकेले उसमें बंद होता है आदमी, तो वहाँ पर पैरा लगा दिया जाता है कि पुलिस वाले 24 घंटे उसकी निगरानी करते हैं, 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे नहीं जाते। आपके जब डेथ वारंट जारी हुए जी। तो आपके साथ अंदर क्या क्या हुआ? उस सेल में से जिसमें बंद था उसमें से हर चीज़ निकाल ली गई। हर चीज़ से मुराद? मकसद बर्तन भी, अच्छा, जो बिस्तर था वो भी, फिर? सिर्फ एक टाट था छोटा सा अंदर, उस पर लेटा हुआ था, या जान माल था मेरे पास। डेथ वारंट आया जी। तो आपके घर वालों से आपकी आखिरी मुलाकात करवाई। जी, उस वक्त सर से पांव तक नजर भर के आपने अपनों को देखा जी। और अपनों ने आपको देखा। जी, उस वक्त का लम्हा क्या? कि शायद आखिरी बार देख रहे हैं हम एक दूसरे को, सुबह देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। आखिरी मुलाकात जब थी उस वक्त क्या हालत थी आपकी? बोला ही नहीं जा रहा था जी, जैसे जिस्म कांप रहा था कि बंदा अपनों को आखिरी बार देख रहा है। घर वाले तसल्लियाँ दे रहे थे कि अल्लाह बेहतर करेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा था। आपको ये यकीन था कि सुबह मेरी हाँ जी, जिंदगी में सुबह नहीं है, मेरी जिंदगी की आज आखिरी रात होगी। आज आखिरी रात जी। होगी। इस दौरान कोई ऐसी नसीहत जो आपने अपने भाइयों को की हो जी, उस वक्त, मैं यही की थी कि उनसे दोबारा लड़ने झगड़ने की कोशिश ना करना, जिनके आप मुलजम थे? जी, जी। या मुजरिम बन जी, चुके जी। थे? ठीक है, उनसे अच्छा सलूक रखना, उनसे बदला ना लेना। बदला ना लेना। उस वक्त जब सज़ा डिक्लेयर हो जाती है, जी। डेथ वारंट आ जाता है, जी। उस वक्त जेल में कैदी के साथ घर वालों के अलावा और कौन मिलने आता है? जेल सुपरिटेंडेंट आता है, कोई मेडिकल का अमला आता है, क्या क्या होता है, मरहला क्या होता है? सुपरटेंडेंट जो है वो तो अपनी रूटीन में विजिट करता है जी, यानी वो सुपरटेंडेंट एक मरतबा आया था और 2 दफ़ा डिप्टी सुपरटेंडेंट आया था, और जिस दिन आखिरी रात थी उस रात आखिरी मुलाकात में करके वापस मुझे जाकर बंद किया, और जेल का डॉक्टर आया। इन हाथों पर मोहम्मद अनवर खेलता रहा। जब वो रिहाई पाकर वापस आया तो वो उसकी जिंदगी और रिहाई की उम्मीद लिए इस दुनिया से जा चुके थे। सब कुछ ही खो दिया जी, जमीन जायदाद खत्म हो गई, घर बार तक बिक गए। ये जिस घर में हम बैठे हैं ये भी बिक चुका है, और मेरे वालिदैन भाई जो मुझ पर जान छिड़कते थे, जब मैं वापस आया तो वो घर में नहीं थे। कहाँ थे? वो अल्लाह को प्यारे हो चुके। जिनके हाथों में आप खेले, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिस माँ की गोद में सर रख के सोते थे, जिन्होंने आपकी रिहाई के लिए तड़प तड़प कर दुआएं की, जब आप वापस आए तो वो नहीं थे। तो उस काल कोठड़ी से रिहाई पाने के बाद भी क्या आप रिहा हैं? नहीं है। आखिरी बार जब वालदा से मिले थे तो इल्म था ये बीमार हैं, अब इनका कोई पता नहीं पता था। जैसे मेरे डेथ वारंट जारी हुए तो वालदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई, उन्हें अटैक हो गया। जब आपको पता चला आपका स्टे ऑर्डर मिल गया है और आपके दिन बढ़ गए हैं,
तो पता चला वालदा नहीं रही। जी। किसने बताया जाके? मुलाकात पे भाइयों ने बताया था। उससे कितना अर्सा पहले आप वालदा से आखिरी बार मिले थे? तकरीबन 15 दिन पहले। जिनका प्यारा आपने छीन लिया, चाहे वो अनजाने में हुआ, उन्हें दर्द महसूस हुआ जी। आपको ये दर्द कब कब महसूस हुआ? मुझे जी अब भी तकलीफ है इस बात की। जेल में भी तकरीबन हर लम्हे याद रहता था कि जो हुआ गलत हुआ। जब रिहाई हुई उस वक्त भी वो याद था, बल्कि मैं हमेशा अब तक उसे कुरान पाक पढ़ कर बख्शता रहता हूँ। जब मेरे प्यारे मेरे वालिदैन बहन भाई मुझसे मिलने आते थे और दरमियान में सलाखें होती थी कि हम एक दूसरे को सीने से नहीं लगा सकते, उस वक्त भी एहसास होता था कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त मैं काल कोठरी में बंद था और किसी तरफ से कोई रोशनी नजर नहीं आती थी, तो उस वक्त भी ये एहसास होता था कि जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त मेरे गले का नाप लिया जा रहा था और मुझे सुबह फांसी के फंदे पर लटकाना था, उस वक्त भी मुझे एहसास था कि जो मैंने किया वो गलत किया। बेशक अनजाने में हुआ, लेकिन गलत हुआ। जिस वक्त मेरी रिहाई थी, मैं जेल से बाहर निकला, तो मुझे लग रहा था कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है। जब मैं घर आया तो वो चेहरे जो मुझे जेल में मिलने जाते थे, मेरे वालिदैन भाई, वो इस दुनिया में नहीं थे, वो चेहरे मुझे नजर नहीं आए। तो मुझे फिर ऐसे लगा कि शायद मैं फिर से कैद हो गया। उस वक्त भी एहसास हुआ कि जो हुआ था गलत हुआ था। अगर ये वाकया ना होता तो मैं अपने वालिदैन के जनाजे को कंधा देता और आज शायद मैं भी किसी मुकाम पे होता। आज़ाद भी हूँ, घर में भी हूँ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे जिंदा लाश होती है। ऐसे लगता है कि ना कोई अपना रहा, ना सेहत रही, ना घर बार रहा, ना कोई जायदाद बची। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब भी मैं कोई जिंदा लाश की तरह हूँ। जब ये वाकया हुआ, मैं 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और मेरी उम्र 17 साल थी। आज आपकी उम्र कितनी है? आज मेरी उम्र 46 साल है। एडे फसे आए वक्त दी गर्दश विच, साडी हर गल बात ते पारा है। दिल आदाए सज्जन नू खत लिखिए, साडे कलम दवात ते पारा है। ते होंदी पुछ गुछ है साथों रोवण दी, लगा इंज जज्बात ते पारा है। ते सरवत नू माफ चकर मालिक, तेरा कुल कायनात ते पारा है। पंजाबी शायरी है। फिर सुपरडेंट ने सुन के फौरन क्या उन्होंने इनको कागज कलम दे दो। कोई ऐसा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो वहां रह के, जो आपने लिखा हो? जी। समंदर दी जोशे तूफानी नहीं वेखी, मैं आप ही अपनी जवानी नहीं वेखी। बचपन खत, जवानी खत्म, जिंदगी की एक पुरकशिश सुहानी शाम खत्म, वो दोस्त खत्म, वो अहबाब खत्म, वो प्यार करने वाले माँ बाप खत्म। कैद में जाना आसान है, जुर्म करना आसान है। उस जुर्म करने से लेकर उस जुर्म की सजा भुगतने तक एक एक सीढ़ी चढ़ना, फिर उस सीढ़ी से अगली तरफ उतरना, वो इंसान के ऊपर एक ऐसा कयामत खेज मंजर बर्पा कर कि इंसान को सिवाय उस घड़ी के जो उसने वो किया, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा, कुछ याद नहीं रहता। बस याद आती हैं तो वो बातें जो उसने सोची थी, वो ख्वाब जो उसके टूटे और उसकी किरचियां उसकी आंखों में चुभती, वो मोहब्बत भरे प्यार भरे लफ्ज जो घर में उसके वालिदैन उसके लिए बोला करते थे, सब खत्म हो जाता है, सब टूट जाता है, मट्टी में मिल जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है। मेरा रब क्यों कहता है कि गुनाह से बचो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की जिंदगी मुश्किल मत करो, वरना ऐसी पकड़ में आओगे कि खुद समझ नहीं पाओगे कि क्या हुआ।
अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, पड़ जाती है, उस वक्त इंसान को समझ आती है। मेरे सुनने वाले नौजवान, मेरी पाकिस्तानी अवाम या देखने वाले मुझे जहां जहां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आज का प्रोग्राम मैं आपके नाम इसलिए कर रही हूं कि ये एक आप बीती सिर्फ मोहम्मद अनवर की नहीं, ना जाने जेलों में कैद कितने अनवर हैं जिनकी दिन रात की ये कहानी है, जिनके दिन रात की आप बीती है, जिनके कीमती वक्त की रस्सी या उसके धागे टूटने से वो जो मोती बिखरे हैं, ये वो मोती हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं। इंसान टूट जाता है, हालात वापस नहीं आते, वक्त गुजर जाता है, इंसान ख्वाब नहीं जोड़ पाता। खुदारा, मेरा हर हफ्ते अब प्रोग्राम करने का मकसद, किसी न किसी कातिल से आपको मिलवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उसने कत्ल क्यों किया, किस तैश में किया, किन जज्बात पे आके किया, उन जज्बात से आप बच सके। लेकिन आज एक नए अंदाज से मेरा सिर्फ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि थाने के बाद क्या होता है, अदालतों के चक्कर कैसे लगते हैं, प्यारे कैसे रुलते हैं, और जेल में बैठा कितना बेबस होता है, मैं वो आपको दिखा सकती। आइए, बहुत कुछ है जो आपको दिखाना बाकी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप सीनियर माहिर कानून हैं, बहुत बारीकियां समझते हैं। हमारे जुडिशल सिस्टम में कहाँ पर कोई ऐसी चीज़ कमज़ोरी रह जाती है, कोई कहीं पे लग़ज़िश रह जाती है कि केस साला साल लटकते हैं, मासूम लोग अपने बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, उनको सजाएं मिलती रहती हैं। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जिसको बेहतर होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं जो समझ पा रहा हूँ ना कि हमारे कवानीन तो हैं लेकिन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पहले तो बड़ी सिंपल सी बात है, कन्विक्शन रेट आप परेशान हो जाएंगी, 8% है पुलिस का। अच्छा। सिर्फ 8 लोगों को सजाएं मिलती हैं। पहले ही फुर्सत के ऊपर आपको आपका नीचे का निजाम पुलिस का वो ठीक करना है और रिवैम्प करना पड़ेगा आपको। इस तरह नहीं चल सकेगा। अब उठ 8% को बोझ आप अदालतों पे डालते हैं और बेईमानी इस हद तक इतनी है कि आपकी अप्रोच है, पैसे हैं, तो आप अदालत तक नहीं पहुंचने देते। एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। याद रखिएगा, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन से करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। आप अदालत तक पहुंचने की बात कर रहा हूं मैं, यानी आप, मैं अगली बात में फैसले की बात की बात है। सबसे ज्यादा जो इशू है वो डिफेक्टिव, इतना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका, इतना मैं इसको नाकाम समझ चुका हूं। मैं सच बता दूं आपको, एक पर्चा तो होता नहीं दर्ज यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन चेंज करानी हो, क्या हाल है। और झूठा पर्चा करवा के यार कहां तक लेके जाते हैं। और हाई कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्टमेंट छोड़ दी है, ये बड़ी ज्यादती है। मैं आगे जस्टिस में बाद में आऊंगा। पहला ये निजाम है, मैं समझता हूँ ये फेल हो चुका है। ठीक है, हमें रिवैम्प करने की जरूरत है, ये पार्लियामेंटेरियन का कसूर है। अच्छा सर, एक और बात भी बताइएगा यहाँ पर, क्योंकि जुवेनाइल ऑर्डिनेंस पास हुआ, बहुत सारे बच्चे उससे पहले जेलों में थे, उसके बाद जो है उनको रिलीफ मिला। ऐसे में एक केस जिस पे मैं भी काम कर रही थी, वो केस मुझे सुन के मैं बहुत हैरान हुई। हमारे वकला के हवाले से भी हमें, जो मैं किरदार पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ से एक वकील खड़ा होता है इंसाफ के तकाजे पूरे करवाने के लिए, किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए, एक तरफ से एक मासूम को हम जैसे काले कोट, मैं खुद भी वकील हूँ, हम जैसे काले कोट वाले खुद फंसा देते हैं। ऐसा क्यों, कैसे चलेगा, कैसे रुकेगा? बात तो सच है, देखिए, मगर है रुसवाई की। वकालत इबादत है, रब की जात के 2 सिफात हैं, डरते हैं। और जिस दिन वकील को यह पता चल गया ना, दोहरा इंसाफ होना उसका, वो कैसे? अल वकील अल आदिल, और रिस्क तो तुम्हें मिलना, तुम खुद चूज करके आए वकालत में, रिस्क और कर लो तुम। जब वकालत में आ गए हो ना तुम, कोई मानी नहीं करनी। मैं हमारे सामने बंदा आया, हमें पता ना चल सके गुनाहगार है या नहीं है, हम बचाने में लग जाते हैं, या तो इस्लाह की तरफ लेके आए ना फिर है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मैंने जुवेनाइल सिस्टम की जहाँ पे बात की, ऑर्डिनेंस की बात की, ये मुशर्रफ दौर में आया था, सदर मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, ये बताइएगा कि उससे पहले जो बच्चे जेल काट रहे थे, जिनको रिलीफ नहीं मिल सका था या वो जेलों में फंस गए थे, क्या उनका जो वो केस है वो उनकी उस जुवेनाइल डेट से शुरू किया जाएगा या ऑर्डिनेंस आने के बाद उसकी एज कितनी है वहां से काउंट किया जाएगा? देखिए, मैं एक बात बता दूं, एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है,
बच्चों को सजाए मौत तो पूरी दुनिया के अंदर, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आए देर की लेट आते हुए, लेकिन अब आ गया है तो इसका इतलाक आपको माजी से करना पड़ेगा। इसी सारे इंसाफ के तकाज़ों में अगर कोई बंदा बेगुनाह पिसता चला जाता है और बहुत देर हो जाती है और उसकी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा इस जद्दोजहद में गुजर के बुढ़ापे में पता चलता है कि वो बेगुनाह था, वो उसके लिए कानून में अब उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, इंसाफ अब उसे कैसे मिले? अच्छा, आपने दुखती रग छेड़ ली है। खैरुन नासी में यनफउन नास, पूरी दुनिया में कंपनसेटरी सिस्टम बंदे की होगी तो स्टेट उसको कंपनसेट, ये उस निजाम ने, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के निजाम में या जुडिशियल निजाम की वजह से सजा भुगत रहा है। कल बेगुनाह होकर सजा बाहर निकल आता है। आपने उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कभी रगड़ा लगाया, कभी सजा दी उसको? बहुत शुक्रिया सर आपका। बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की। कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। एक शख्स ने जिंदगी पूरी अपनी जेल में गुजार दी, वो ट्रायल पे ट्रायल, वो बार बार तारीख पे तारीख भुगतता गया। इस दौरान जब उसे डेथ वारंट मिला तो उसकी वालदा दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चली गई, लेकिन वो आज भी उस गम में जिंदा है। माँ की कब्र पे तड़पता है जब बाहर आता है। क्यों होता है ऐसे? इस निज़ाम को बेहतर कौन बनाएगा? कोशिश करेंगे कि एक अवेयरनेस दे सकें उन लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठे। दिन आखिरी रात थी, उस रात आखिरी मुलाकात में करके वापस मुझे जाकर बंद किया और जेल का डॉक्टर आया। उसने मेरा नाप लिया, गले का नाप, कद का नाप, वो रस्से के लिए लेते हैं ना जी। तो बस मुझे तो लगता था कि बस अब, क्योंकि इससे पहले इतने अरसे से मैं जेल में था, तो मैंने नहीं देखा कि जिस आदमी की आखिरी मुलाकात हो जाए और वो बचाओ, मैंने नहीं देखा इससे अच्छा। पहले जी। इंसान को इल्म नहीं है उसका मौत का वक्त क्या है, इसलिए इंसान ज़िंदगी की इस रौनक में, इस रंगीनियों में मगन है। लेकिन जब इंसान को ये इल्म हो जाए कि बस ये आखिरी रात है उसके पास, तो उस पर जो वक्त गुज़रता है या जो लम्हा गुज़रता है वो साल बनकर या वो सदियां बनकर गुज़रता है। नहीं जी, मैं वो रात गुजारी है, वो रात इतनी स्पीड नाल गुजरी है कि मैं हैरान सी खुद। अच्छा जी, कैसे? मैं लेटा हुआ था तो मेरे दिल में आई कि थोड़ा वक्त है, उठ के कुरान पाक पढ़ता हूँ। मैंने वज़ू किया, कुरान पाक पढ़ा और फिर थकावट सी महसूस हुई, फिर मैं लेट गया। उस वक्त 10 बजे थे रात के। लेटने के बाद जब मैं थोड़ा से लेटा और उठा, देखा तो 12 बज गए। अच्छा जी, फिर मैंने नफल पढ़े, थोड़ी सी तिलावत की, फिर लेट गया तो टाइम देखा 2 बज गए। इतनी जल्दी, मैं खुद हैरान था कि इतनी जल्दी। उससे पहले जो जेल में आपकी जिंदगी गुजर रही थी, वो रातें इतनी छोटी नहीं थी, वो लंबी रातें, वो गुजरती नहीं थी जी। और ये जल्द जल्द मरहला तय होता जा रहा है। बिल्कुल जल्द। उसके बाद सुबह कितने बजे आपको पता चला कि आपका स्टे हो चुका है? अमूमन जो है फांसी शायद सुबह अजान के वक्त दी जाती है, 4 बजे या 3:30, उस वक्त 4-5 बजे, जो मौसम के मुताबिक जो वक्त होता है अजान का या सुबह का। ये तकरीबन 2:30-3 बजे जेल का हमला आ गया था। अच्छा, क्योंकि एक और कैदी की भी, उसकी भी डेट थी मेरे साथ। आपके साथ कमरे में था? उन्हें वो अलहदा बंद था। अच्छा जी। उसको आपके सामने लेकर गए? जी। उस वक्त क्या महसूस किया? मैं उस वक्त ना कंबल लेकर लेटा हुआ था और जिस्म ऐसे ना कांप रहा था कि अब बस ख़त्म है सब कुछ। तो एक ना मुझे पाँव चलने की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। तो मैंने मुंह से कंबल उतारा और आंखें खोली। वो जेल का एक मुलाजिम खड़ा था। उनका अनवर मुबारक हो, तुम्हारा स्टे हो गया है, परेशान ना हो, सो जा आराम से। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चंद दिन ज़िंदगी और बढ़ गई है, क्योंकि ये स्टे होते रहते हैं, खारिज भी होते रहते हैं। अक्सर ऐसे ही होता है कि 10 दिन स्टे हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर खारिज हो गया। मुझे ऐसा लगा कि चंद दिन ज़िंदगी और बढ़ गई है बस। जब उस कैदी को फिर ले गए, मैं देख रहा था, मैंने उठकर उसके लिए सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला इस पर भी रहम फरमाए। मैंने सूरत यासीन ख़त्म की है और वो कैदी वापस आके खड़ा है।
میں حیران ہو گئی یہ کیسے آ گیا اکیلا ہی. اس قیدی نے میرے سے جیل میں قرآن پاک پڑھا تھا, وہ مجھے استاد جی کہتا تھا. میں نے اس سے کہا صفدر, کہتا استاد جی مبارک کو میری صلح ہو گئی ہے, تختہ دار پہ اس کی صلح ہوگی. اس کیس کے سلسلے میں جس این جی او نے سب سے زیادہ ایفرٹس کی, محمد انور آج اگر آزاد ہے تو اس رب کے بعد اگر زمین پر کوئی وسیلہ بنا اس کے ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں, اس کے کیس کو فائٹ کرنے میں, تو وہ یہ این جی او بنی. اسی حوالے سے زینب محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی بہت ایفرٹس ہیں اس کیس کے حوالے سے. بہت شکریہ زینب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی این جی او کب سے کام کر رہی ہے اور اب تک کتنے ایسے کیسز ٹیک اپ کر چکی ہے؟ تھینک یو سو مچ جی اس پروگرام میں بلانے کے لیے. محمد انور کا کیس ہمارے پاس 2015 میں آیا تھا. اس کی فیملی نے پھر ہمیں ڈائریکٹلی وہاں سے کانٹیکٹ کیا تھا کیونکہ 2015 میں اس کا ایگزیکیوشن وارنٹ آیا تھا. تو پھر اس کی فیملی نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھائی کا وارنٹ آیا ہے, پلیز ہماری ہیلپ کریں. اس کو اسٹے لینے میں ہمارا بھائی جو ہے وہ جوونائل تھا جس وقت اس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی. تو پھر ہم نے اس وقت اس کا کیس لیا تھا اور ڈائریکٹلی ہم نے ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا تھا ارجنٹلی اسٹے لینے کے لیے. فوراً سے ہی ہائی کورٹ نے ہمیں اسٹے گرانٹ کر دیا. کچھ عرصہ اس کا کیس چلا بفور دی ہائی کورٹ جہاں پہ انہوں نے ہمارے آرگومنٹ وغیرہ سنے اور انہوں نے اس کا کیس جو ہے وہ واپس ٹرائل کورٹ میں ریمانڈ کر دیا تھا کہ ٹرائل کورٹ از اے جوونائل کورٹ اور ٹرائل کورٹ کو چاہیے کہ اس کے کیس کا فیصلہ کرے. ٹرائل کورٹ میں بھی کچھ مہینے چلا لیکن پھر ٹرائل کورٹ نے وہاں سے اس کے کیس کو ڈسمس کر دیا یہ کہہ کے جی کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بیکاز آلریڈی اس کا کیس سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے اور ختم ہو گیا ہے, تب ہمارے پاس تو کوئی پاورز نہیں, ہم فقط سفیشینٹ ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے اس کے کیس میں. تو انہوں نے دسمبر 2015 میں اس کا کیس ڈسمس کر دیا جس کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ سے اس کا بلیک وارنٹ ایشو ہو گیا. ہم نے پھر امیڈیٹلی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اسٹے فائل کیا جہاں سے ہمیں اسٹے ملا, لیکن کچھ وہاں پہ بھی انہوں نے بالکل بلیو نہیں کیا کسی چیز کے اوپر, کوئی آرگومنٹس نہیں انڈرسٹینڈ کیا ہمارے, اور وہاں سے بھی اس کا کیس جو ہے ود ان فیو ویکس ڈسمس ہو گیا اور پھر سے اس کا بلیک وارنٹ ایشو ہو گیا سیکنڈ ٹائم کے لیے. تو دیٹ واز ویری اسکیری فار اس. تو ہم نے فوراً سے ہی اس کا کیس سپریم کورٹ میں فائل کیا 2016 میں. لیکن اس کے بعد جو ہے تقریباً 1-2 ہیئرنگس بہت پریلیمنری اسٹارٹ کی ہیئرنگز ہوئی. اس کے بعد 5 سال ہم نے بڑی ہیئرنگس فائل کی, ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن فائل کی, سارا کچھ کیا, لیکن وہ 5 سال کا ایک گیپ آیا اس کے کیس کے اندر جہاں پہ اس کی کوئی ہیئرنگز نہیں ہو رہی تھیں. اسپیشلی یہ محمد انور کا کیس ایک شخص کو پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا ہو, ڈاکٹرز نے اس کے گلے کا سائز لے لیا ہو, کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کو پھانسی دینی ہو, اور ایسے میں آپ لوگوں کی جانب سے ایفرٹس جو آپ لوگوں نے کی وہ کامیاب ہوئی. تو کن کن مراحل سے گزرے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اب تک کتنے قیدی محمد انور جیسے موجود ہیں پاکستان کی جیلوں میں جن کا جوینائل کیس ہے یا وہ بے گناہ ہے لیکن کال کوٹڑی میں سزائیں کاٹ رہے ہیں؟ محمد انور کو جو ٹرائل کورٹ نے پھانسی کی سزا دی تھی وہ 1998 میں تھا, اور جو ہمارا قانون آیا تھا کہ آپ جوونائلز کو پھانسی نہیں دے سکتے وہ 2000 میں آیا تھا, جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں تھا, مطلب کہ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا آلریڈی ہو چکی تھی ان لوگوں پہ وہ لا اپلائی نہیں کرتا تھا. تو اس کے بعد وہ ایک پرابلم تھی بہت بڑی اس کے کیس کے اندر. لیکن پھر 2001 میں ایک پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ جوونائل تھے اور جن کو اس وقت تک سزا ہو چکی ہے 2001 سے پہلے, ان کو اس نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے انہوں نے ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنائی تھی اپنی گورنمنٹ پر. انہوں نے کہا کہ اس ایگزیکٹو کمیٹی کا کام ہے کہ آپ ان کی ڈٹرمنیشن کرائیں اور اس کے تحت اگر یہ پروو ہوتے ہیں جوونائل تو آپ کو چاہیے کہ ان کو ریمیشن گرانٹ کریں اور ان کو آپ ڈیتھ سینٹینس لائف پر لے کر آئیں, کانمیوٹیشن گرانٹ کریں. تو یہ پروسیس جو ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کورٹس میں, نہ مطلب اٹ واز کائنڈ آف کنفیوژن کی بہت پرابلم ہو رہی تھی کہ جوڈیشری بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ کس کا کام ہے, کس کا پروسیس ہے, گورنمنٹ بھی نہیں سمجھ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا کام نہیں ہے, جوڈیشری کہہ رہی تھی کہ ہمارا کام نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ریلیف محمد انور کو 2002 میں ملنا چاہیے تھا وہ ریلیف اس کو 2021 میں ملا. تقریباً 19 سال اس جو انسان نے اپنی زندگی کے ایکسٹرا کاٹے پرزن کے اندر. ہمارے لیے تو ہماری پوری ٹیم کے لیے, ہمارے انویسٹیگیٹرز کے لیے جو جا کے انور سے ملتے تھے جیل میں, بہت جو ہے نا ہم ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن تھا اور ہم بہت خوش تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی مدد کرنے کا موقع ملا اور ہم نے اس کو جو ہے اتنے عرصے کے بعد جیل سے نکالا. اور جہاں تک سوال ہے کہ کس طرح کتنے لوگ ہیں انور کی طرح کے, تو ابھی بھی ٹو بی ویری آنیسٹ ہماری جیل میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جوونائلز تھے جس وقت ہمیں سزا دی گئی اور کہتے ہیں کہ ہم جوونائلز ہیں. زینب کہتے ہیں نا کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, یقیناً آپ تو کوشش کر ہی رہی ہیں
لیکن کوئی کیس اگر آپ لوگوں کی نظر سے چھوٹ جاتا ہے یا نظر میں نہیں آتا تو اس کی فیملی، اس شخص کی فیملی جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، تمام اس مشکل کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے وکیل آن لائن کا، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے، ہم کوئی پیسے نہیں چارج کرتے. آپ دیکھیں یہ بیچارے آلریڈی اپنی زندگی میں اتنے مسئلوں میں ہوتے ہیں کہ ویسے ہمارا بالکل موٹو نہیں ہے، ہم بالکل اپنی فری ول سے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ فیس بک پر بھی ملے گا آپ کو، انسٹاگرام پہ بھی ملے گا، جہاں پہ ہم لائرز اور کلائنٹس کی پیئرنگ کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنی کوئریز لیو کر سکتے ہیں اور ہم پھر ان کو گیٹ بیک کر کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں یا ان کے ایریا میں انہیں کسی لائر سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہی ہے کہ اگر ابھی بھی لوگ ہمیں نہیں جانتے، ایک تو ہم جسٹس پروجیکٹ پاکستان ہے جو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بالکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو ایسے کسی کیس میں ہمارے سے ہیلپ چاہیے. اور ادر دین دیٹ اگر ان کو اپنے اسپیسیفک ایریا میں ہیلپ چاہیے تو وہ وکیل آن لائن کے تھرو جو ہے اس طرح کی ہیلپ لے سکتے ہیں، وکیل ان کو مل جاتے ہیں بہت اچھے. پاکستان کی جیلوں میں نہ جانے کتنے محمد انور ہیں جو رہائی کے منتظر ہیں. میں نے آج اپنے پروگرام سے کوشش کی کہ ہر پہلو پر نظر ثانی کروا کر ان لوگوں کو ہلا سکوں، دکھا سکوں جو با اختیار ہیں، جو نہ جانے کتنے ایسے معصوم لوگ جو رہائی کے منتظر اور حقدار ہیں، ان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں لیکن افسوس کر نہیں رہے. باریکیاں کہاں رہ جاتی ہیں، کہاں نظر انداز کیا جاتا ہے ان لوگوں کی زندگیوں کو اور انہیں حق سے محروم رکھا جاتا ہے. ہم لوگ انہیں زندگی کے وہ لمحات واپس تو نہیں کر سکتے جو یہ گنوا چکے ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم انہیں کمپنسیشن تو دے سکتے ہیں، یا ان لوگوں کی زندگی کے بچے ہوئے دن تو انہیں آزادی کے لیے دے سکتے ہیں تاکہ وہ باہر رہ کر اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اس کے ساتھ مجھے نیلا زکا کو دیجیے اجازت. پھر حاضر ہوں گے کسی نئی سیکھ کے ساتھ، کسی نئی صبح روشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.